हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद एलएसडी। नई शिक्षा नीति 2025 में लागू, 10वीं बोर्ड खत्म, फायदे और नुकसान जो कोई और नहीं बताएगा वो हम बताएंगे। संपूर्ण जानकारी देखें। दोस्तों, जब हमने थंबनेल पर लिखा है कि जो कोई और नहीं बताएगा वो हम बताएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए इस नई शिक्षा नीति से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो शायद कोई और आपको ना दे पाए। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति को जब से हरी झंडी मिली है, इसे मंजूरी मिली है, तब से अनेकों विद्यार्थियों, शिक्षकों और अनेक लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है और इसके तहत कौन कौन से कोर्स करने होंगे, क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी। चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन हम पॉइंट वाइज समझेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि इस नई शिक्षा नीति के लागू होने से हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं, इससे विद्यार्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्यों ख़त्म की गई है 10वीं की बोर्ड परीक्षा। पहले भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा दबाव 10वीं की बोर्ड परीक्षा हुआ करती थी। यह वह समय था जब बच्चे दिन रात रट्टा मारकर पढ़ाई करते थे। माता पिता बच्चों पर नंबर लाने का भारी दबाव डालते थे और परिणाम स्वरूप छात्रों का तनाव और डर चरम पर होता था। अब नई शिक्षा नीति 2023 ने यह दबाव खत्म कर दिया है। सरकार का मानना है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। यह सिर्फ कागजी सफलता थी जिसमें छात्रों को असली ज्ञान नहीं मिल रहा था। अब शिक्षा का नया स्वरूप कैसा होगा। नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं की बोर्ड परीक्षा की जगह एक सतत आकलन प्रक्रिया यानी कि कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। हर साल छात्रों की समग्र प्रगति पर नज़र रखी जाएगी। उनकी गहरी समझ, रचनात्मकता और व्यावहारिक कौशल का परीक्षण होगा। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर आधारित परीक्षा होगी। इससे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब छात्रों को एक ही परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव नहीं होगा। एक तो ये फ़ायदा होने वाला है। हर सेमेस्टर में छोटे छोटे टारगेट पूरे करने होंगे, जिससे सीखना आसान और प्रभावी हो जाएगा। ड्रॉप आउट रेट कम होगा क्योंकि बच्चे असफलता के डर से पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इन फायदों के साथ इस शिक्षा नीति से कुछ चुनौतियां भी निकलकर सामने आती हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या हर स्कूल सेमेस्टर प्रणाली को सही तरीके से लागू कर पाएगा। छात्रों को हर सेमेस्टर में लगातार मेहनत करनी होगी। क्या 10वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म होने का फैसला सही है। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह बदलाव सही दिशा में है। दोस्तों, अगर अभिभावकों की राय के बारे में जानें तो कुछ अभिभावक इसे सकारात्मक मानते हैं क्योंकि इससे उनके बच्चों पर दबाव कम होगा। लेकिन कुछ का कहना है कि बोर्ड परीक्षा के बिना छात्रों की प्रतिस्पर्धात्मक भावना खत्म हो सकती है। और अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की भी कुछ चिंताएं हैं। कई शिक्षक मानते हैं कि बोर्ड परीक्षा का बच्चों को अनुशासन सिखाती थी। अब छात्रों में लक्ष्य निर्धारण की कमी हो सकती है इस नई शिक्षा नीति से। अब बात आती है कि क्या 12वीं की बोर्ड परीक्षा का महत्व बढ़ेगा। अब जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म हो गई है तो 12वीं की बोर्ड जो परीक्षा है उस पर ही पूरा जोर होगा। यह परीक्षा छात्रों के लिए करियर का अहम पड़ाव होगी। कॉलेज में एडमिशन और करियर के लिए अब 12वीं के नंबर ही सबसे ज़्यादा मायने रखेंगे। 10वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म करने के फायदे और नुकसान चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति के तहत ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म कर दी गई है। यानी कि पहले जो 10वीं कक्षा बोर्ड थी, अब वो बोर्ड नहीं रहेगी, सामान्य कक्षाओं की तरह ही रहेगी। अब 12वीं ही बोर्ड रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं इसके फ़ायदे ये हैं कि छात्रों पर से मेंटल स्ट्रेस कम होगा। दूसरा जो फ़ायदा है वो है कि रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा फ़ायदा है कि ड्रॉप आउट रेट कम होगा क्योंकि कई छात्र 10वीं के डर से स्कूल छोड़ देते थे। शिक्षा केवल परीक्षा केंद्रित नहीं रहेगी।
चलिए ये तो थे फायदे, अब जानते हैं इसके नुकसान। सबसे पहला नुकसान तो ये कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा से छात्रों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना आती थी, जो अब कमज़ोर हो सकती है। शिक्षा प्रणाली में यह बदलाव लागू करना सभी स्कूलों के लिए मुश्किल हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेमेस्टर आधारित शिक्षा प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण होगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि सरकार का उद्देश्य क्या है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव छात्रों को दबाव से मुक्त करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए है। छात्र अब सिर्फ नंबर लाने के बजाय समझ और कौशल पर फोकस करेंगे। आपके विचार क्या हैं दोस्तों? क्या आपको लगता है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म होना सही कदम है या गलत? क्या इस फैसले से शिक्षा का स्तर बेहतर होगा? क्या आप मानते हैं कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म करना सही कदम है? 36 साल के बाद शिक्षा का नया अध्याय शुरू हुआ है। नई शिक्षा नीति NEP 2023 लागू। दोस्तों, अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जब 2025 से लागू होने वाली है तो 2023 की शिक्षा नीति क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, भारत में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और व्यावहारिक बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो 34 साल बाद 1986 में लागू हुई शिक्षा नीति में बदलाव लेकर आया है। अब जानिए इस नई शिक्षा नीति की खास बातें जो हर छात्र, शिक्षक और अभिभावक को जाननी चाहिए। चलिए दोस्तों, उससे पहले हम जानते हैं कि इस नई शिक्षा नीति को 2025 में तो लागू किया जाएगा, लेकिन ये नई शिक्षा नीति 2023 को मंजूरी दे दी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों 2023 में ये नई शिक्षा नीति को अमल में लाया गया, यानी कि जो अनुभवी लोग हैं उनको बताया गया कि इस तरह से ये 2023 में नई शिक्षा नीति लागू की जाए, लेकिन उसके बाद से अब 2024 में इसको मंजूरी मिली, हरी झंडी मिली है। उसके बाद से यह अब 2025 में लागू होगी नई शिक्षा नीति, तो इसलिए इसे 2023 की नई शिक्षा नीति कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या होगा इस नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद, जो कि 2025 में लागू होगी। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। अब छात्रों की पढ़ाई को 4 चरणों में बांटा गया है। इन 4 चरणों को हम चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि 5 साल का फाउंडेशनल चरण, जिसमें होगा पहला तो नर्सरी 4 साल का, दूसरा होगा दोस्तों जूनियर KG 5 साल की उम्र में, तीसरा होगा सीनियर KG 6 साल की उम्र में, चौथा होगा कक्षा 1 7 साल की उम्र में, पाँचवीं कक्षा यानी कि सॉरी दोस्तों, जो 5वां पॉइंट है यहाँ पे, कक्षा दूसरी में बच्चा आएगा 8 साल की उम्र में। 3 साल का प्रिपरेटरी चरण होगा, जिसमें कक्षा 3 में आएगा बच्चा 9 साल की उम्र में, कक्षा 4 में आएगा 10 साल की उम्र में, कक्षा 5 में आएगा 11 साल की उम्र में। अब 3 साल का यहाँ पे मिडिल चरण होगा, कक्षा 6 12 साल की उम्र में, कक्षा 7 13 साल की उम्र में, कक्षा 8 14 साल की उम्र में। 4 साल का सेकेंडरी चरण होगा, कक्षा 9 में आएगा बच्चा 15 साल की उम्र में, कक्षा 10 में आएगा जिसे SSC के नाम से जाना जाएगा 16 साल की उम्र में, कक्षा 11 में आएगा FYGC यानी कि 17 साल की उम्र में, और कक्षा 12वीं में आएगा SYJC के नाम से जाना जाएगा 18 साल की उम्र में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं का बड़ा बदलाव, केवल 12वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा होगी। अब छात्रों को केवल कक्षा 12वीं में ही बोर्ड परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म, 10वीं की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इससे छात्रों पर से मानसिक दबाव कम होगा। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम होगा। छात्रों का मूल्यांकन अब सेमेस्टर आधार पर होगा। भाषा में बदलाव भी होगा, मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा। 5वीं तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाई अनिवार्य होगी। अंग्रेजी को तो अब सिर्फ एक अतिरिक्त विषय के रूप में ही पढ़ाया जाएगा। ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। कॉलेजों में सुधार। दोस्तों, कॉलेजों में सुधार यानी कि जो कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा इस नई शिक्षा नीति के तहत। सबसे पहले तो होगा दोस्तों यहाँ पे डिग्री का नया ढांचा। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना। 4 साल की डिग्री हायर एजुकेशन के इच्छुक छात्रों के लिए होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र 1 साल में MA कर सकते हैं। MPhil पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यानी कि पहले जो ग्रेजुएशन 3 साल में होती थी अब वो 4 साल में होगी।
लेकिन दोस्तों उसका भी एक तरीका है कि ग्रेजुएशन को आप 3 साल में भी कर सकते हो और 4 साल में भी। लेकिन यहाँ पे एमफिल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है, कुछ लोग नहीं जानते कि एमफिल क्या है। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि एमफिल क्या है। दोस्तों एमफिल यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी एक उच्च शिक्षा की डिग्री है जो मास्टर डिग्री एमए या एमएससी के बाद प्राप्त की जाती है। यह डिग्री शोध आधारित होती है और इसमें छात्रों को किसी विशेष विषय पर गहन अध्ययन और शोध करना होता है। एमफिल का उद्देश्य छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाना है। इसमें छात्रों को एक थीसिस या शोध प्रबंध लिखने की आवश्यकता होती है जिसे विश्वविद्यालय की शोध समिति द्वारा मंजूरी प्राप्त करनी होती है। एमफिल कोर्स आमतौर पर 1-2 साल का होता है और यह कई क्षेत्रों में उपलब्ध भी होता है, जैसे कि साहित्य, विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, राजनीति आदि। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को खत्म करने के कारण नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है और अब यह माना जाता है कि जो छात्र शोध कार्य में रुचि रखते हैं वे सीधे पीएचडी कर सकते हैं। इससे शोध में और अधिक गहराई आएगी और छात्र अपना समय बचा सकेंगे, क्योंकि पहले एमफिल के लिए एक अलग डिग्री की पूरी करनी होती थी और फिर उसके बाद पीएचडी की प्रक्रिया शुरू होती थी। अब एक सीधा रास्ता होगा जिससे छात्र पीएचडी तक जा सकते हैं और समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों एमफिल के समाप्त होने का प्रभाव, अगर एमफिल समाप्त हो जाएगी तो उसका भी तो कुछ प्रभाव होगा। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं क्या प्रभाव है। समय की बचत होगी। अब एमफिल के लिए एक अलग डिग्री पूरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी शिक्षा को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। साधारण प्रक्रिया, अब सीधी पीएचडी में प्रवेश मिल सकेगा, जिससे छात्रों को प्रक्रिया में एक और कदम नहीं उठाना पड़ेगा। शोध की गुणवत्ता में सुधार, जब छात्र सीधे पीएचडी में जाएंगे तो उनकी शोध क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें पहले किसी अन्य डिग्री में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इस बदलाव से शोध क्षेत्र को और भी मजबूती मिल सकती है, क्योंकि छात्रों को अब अधिक समय और संसाधन सीधे अपनी पीएचडी पर केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों कुछ विद्यार्थियों के मन में ये सवाल भी होगा कि क्या 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं, हमें नहीं करना 4 साल वाला ग्रेजुएशन। तो दोस्तों जी हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा करना संभव है और यह काफ़ी हद तक उन छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है जो जल्दी से अपनी पढ़ाई ख़त्म करके किसी नौकरी की तलाश में है। इस नीति के तहत ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का होगा और यह उन छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आगे हायर एजुकेशन जैसे कि एमए या अन्य विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय सीधे नौकरी के लिए तैयार होना चाहते हैं। 3 साल में ग्रेजुएशन और नौकरी का क्या फ़ायदा। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, 3 साल की ग्रेजुएशन में समय की बचत। 3 साल में ग्रेजुएशन ख़त्म करने से समय की बचत होती है, क्योंकि आप जल्दी से अपनी पढ़ाई समाप्त कर सकते हैं और नौकरी की तलाश में लग सकते हैं। यह उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो आगे किसी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नहीं जाना चाहते। कोर्स का पूरा ध्यान, 3 साल का कोर्स सीधे उन विषयों पर केंद्रित रहेगा जो नौकरी के लिए आवश्यक हैं और इसमें किसी गहरे शोध या विश्लेषण की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका लक्ष्य नौकरी में जाना है तो यह कोर्स आपको जल्दी से कामकाजी दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार करेगा। कोई एमए की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी योजना एमए या अन्य पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने की नहीं है तो 3 साल की डिग्री आपके लिए सबसे उपयुक्त है। खासकर अगर आप किसी सरकारी परीक्षा जैसे कि बैंक, एसएससी या यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो यह पूरी तरह से आपके समय का बचत कर सकता है। दोस्तों यह भी फ़ायदा है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। 3 साल की डिग्री आपको इस बात की स्वतंत्रता देती है कि आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से छात्र बैंकिंग या सरकारी नौकरियों की तैयारी शुरू करते हैं जिनके लिए एमए की ज़रूरत नहीं होगी। क्या इस मॉडल में नुकसान भी हो सकते हैं? तो दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला नुकसान तो ये कि गहरे ज्ञान का अभाव। 3 साल का कोर्स आपको केवल बुनियादी और आवश्यक ज्ञान देगा। अगर आप किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो यह कोर्स आपको गहरा अध्ययन करने का अवसर नहीं देगा। और उसके बाद दोस्तों समान अवसरों की कमी। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि प्रोफेशनल जॉब्स या तकनीकी क्षेत्र जहां गहरी शिक्षा की ज़रूरत होती है वहां सिर्फ 3 साल का ग्रेजुएशन पर्याप्त नहीं होगा। एमए या विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन इन सभी बातों को छोड़कर अगर हम निष्कर्ष के तौर पर बात करें कि बच्चों के लिए यानी कि विद्यार्थियों के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, अगर आपको एमए या अन्य उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है और आप सीधी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन
आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। यह जल्द ही आपको अपने लक्ष्य को पाने का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि आप समय की बचत करेंगे और अधिक जल्दी वर्कफोर्स में शामिल हो सकेंगे। अंततः यह निर्णय आपकी लक्ष्य और आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। अगर आपका लक्ष्य जल्दी से नौकरी पाना है तो 3 साल का ग्रेजुएशन पूरी तरह से आपके लिए उपयुक्त है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हमें 12वीं के बाद फॉर्म भरते समय चुनाव करना होगा कि हमें 3 साल में ग्रेजुएशन करना है या फिर 4 साल में। संभावना के तौर पर अगर हम बात करें तो कॉलेज में प्रवेश लेने से पहले जब आप 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो आपको कोर्स का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। आप यह चुनाव कॉलेज के फॉर्म भरने के दौरान कर सकते हैं, यानी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आपको यह तय करना होगा कि आप 3 साल का कोर्स जो बिना एमए की नौकरी उन्मुख होता है वह करना चाहते हैं, या फिर 4 साल का कोर्स जो एमए में जाने की संभावना देता है और शोध पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी संभावना यह है कि कॉलेज में दाखिला लेने के बाद कुछ कॉलेजों में आपको पहले साल में यह चुनाव करने का मौका मिल सकता है कि आप 3 साल का कोर्स करना चाहते हैं या फिर 4 साल का। यदि आपने 3 साल का विकल्प चुना तो आप पहले साल में ही इसे तय कर सकते हैं, और यदि बाद में आपने एमए करने का निर्णय लिया तो आप 4 साल की डिग्री को चुन सकते हैं। और अगर संक्षिप्त में बात करें कम शब्दों में, तो आपको कॉलेज में प्रवेश के समय ही यह फैसला करना होगा कि आप 3 साल का कोर्स करेंगे या फिर 4 साल का, और यह विकल्प आपको कॉलेज के फॉर्म भरने के दौरान मिल सकता है। दोस्तों, इन कोर्सों में सबसे बड़ी बात तो यह है कि लचीलापन। छात्र एक कोर्स के बीच में ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकते हैं, यानी कि एक समय में आप एक ही कोर्स कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगी। अब तक तो क्या होता था कि जैसे कि कोई बच्चा बीए फर्स्ट ईयर में है तो उसे सेकंड ईयर भी पास करनी है और थर्ड ईयर भी, तब जाके उसको डायरेक्ट डिग्री मिलती है। लेकिन यहाँ पे पहले साल पे तो सर्टिफिकेट और दूसरे पे डिप्लोमा और तीसरे साल में जाके बच्चे को डिग्री मिलेगी। अब पीएचडी का भी नया नियम है। देखिए, अब एमए करने के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला लिया जा सकता है। एमए करने के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला लेने की व्यवस्था अब नई शिक्षा नीति के तहत संभव हो गई है। पहले पीएचडी में दाखिला लेने के लिए छात्रों को एमफिल यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी करना पड़ता था, जो एमए के बाद एक अतिरिक्त कोर्स था। एमफिल में 1-2 साल का समय लगता था और इसके बाद ही छात्रों को पीएचडी के लिए पात्र माना जाता था। अब नई शिक्षा नीति के तहत एमए करने के बाद सीधे पीएचडी किया जा सकता है, जिससे छात्रों का समय और मेहनत बचेंगे और वे अपने शोध कार्य पर जल्दी ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि जो बच्चे 2023 से यानी कि बीए कर रहे हैं या फिर 12th या 10th क्लास में हैं, या फिर अब वो 2024 में 12th क्लास में हैं या फिर बीए कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए नियम लागू होंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से 2025 में सभी तरह के पाठ्यक्रमों पर लागू होने वाली है। तो इसलिए जो भी 2025 में 10th 12th करेंगे या फिर कोई भी कक्षा में प्रवेश करेंगे तो ये नई शिक्षा नीति 2025 से लागू होगी। चलिए अब जानते हैं हायर एजुकेशन में इससे कैसे क्रांति आएगी। 2035 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाने का लक्ष्य है। इस नई शिक्षा नीति के तहत 45,000 कॉलेजों में समान नियम लागू किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजों में अलग नियम, सरकारी कॉलेजों में अलग नियम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पूरे भारत में लागू होगा, सभी संस्थानों में होगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। राष्ट्रीय शैक्षणिक और वैज्ञानिक फोरम यानी कि NETF की स्थापना भी होगी। वर्चुअल लैब्स और डिजिटल लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ खास बातें हैं जो शिक्षा को नई दिशा भी देंगी। सबसे पहली बात तो ये कि खेल और फिटनेस पर ध्यान दिया जाएगा। हर स्कूल में खेल कूद अनिवार्य होगा। दूसरी बात है कि वोकेशनल ट्रेनिंग, कक्षा 6 से छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा दी जाएगी, जैसे बागवानी, बढ़ईगिरी आदि। और उसके बाद दोस्तों, जो तीसरा सबसे बड़ी जो उपलब्धि होगी वो होगी डिजिटल शिक्षा। सभी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध होंगे। लचीला पाठ्यक्रम, छात्र अब अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान क्या है इस नई शिक्षा नीति के बारे में चलिए जानते हैं। उनके अनुसार नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना और शिक्षा को जीवन परक बनाना है। यह बदलाव आधुनिक भारत की नींव रखेगा। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के फायदे और नुकसान। कोई भी चीज़ हो, अगर वो लागू की जाए
तो उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस नई शिक्षा नीति के फ़ायदे और नुकसान। तो फ़ायदा तो ये है कि छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं का मानसिक दबाव कम होगा। दूसरा यहाँ पे फ़ायदा है कि शिक्षा प्रणाली ज़्यादा व्यवहारिक और कौशल आधारित होगी। तीसरा फ़ायदा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को समान अवसर मिलेंगे। नुकसान भी हैं कुछ, तो चलिए देखते हैं उनको। सबसे पहला तो ये कि नई प्रणाली को लागू करने में ग्रामीण इलाकों में चुनौतियाँ आ सकती हैं। छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना कमज़ोर हो सकती है। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और वो सवाल दोस्तों इस प्रकार भी हो सकते हैं कि क्या 10वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म करना सही कदम है? क्या नई शिक्षा नीति शिक्षा का स्तर सुधार पाएगी? क्या यह बदलाव छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे? अक्सर मन में उठने वाले सवाल हैं कि क्या नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं की बोर्ड को ख़त्म किया गया है? क्या आपको लगता है कि यह कदम सही है या गलत, और फिर क्यों? अब एमए करने के बाद सीधे पीएचडी किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि इससे छात्रों को फ़ायदा होगा? तीसरा सवाल तो दोस्तों यह भी है कि नई नीति में छात्रों को बीच में दूसरे कोर्स करने की छूट दी गई है। क्या यह छात्रों को अपनी शिक्षा में विविधता और स्वतंत्रता देने में मदद करेगा? क्या आपको लगता है कि 3 साल का ग्रेजुएशन विकल्प छात्रों के लिए फ़ायदेमंद होगा, खासकर जो हायर एजुकेशन की बजाय नौकरी के लिए तैयार होना चाहते हैं? नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया है। क्या इससे भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, आपके अगर कोई सवाल हो या फिर आप अपने मन के विचार जो इस नई शिक्षा की नीति के तहत रखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको नई शिक्षा नीति और इससे जुड़ी अहम जानकारी पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल प्रिपरेशन विद LSD को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको मिलेगी हर महत्वपूर्ण अपडेट और टिप्स जो आपकी तैयारी को और भी आसान बना देंगी। सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ ताकि आप कुछ भी मिस ना करें।